दोस्तों फिर से आ गए हैं लेकर इंडियन नेवी डबल SSRC का सिंपल पेपर 8। इतने दिनों के बाद आए हैं क्योंकि थोड़ा बिजी हो गए थे, थोड़ा काम था इसलिए नहीं आ पा रहे थे। तो अब स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। आज फिजिक्स से पेपर बनाया, थोड़ा अच्छे से बनाए हैं, सोच कर इतना टाइम लगा इसीलिए लाने में। अगला पेपर की फिजिक्स का अच्छे से बना रहे थे, तो स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए मैन ऑफ 16 kg weight स्टैंडिंग एट रेस्ट ऑन ए प्लेटफॉर्म. He jumped up vertically a distance of 1 meter at the platform. At the same instant, moves horizontally forward with the result that the man lands 1 meter behind the point on the platform from where they took the jump. The total work done by the man at the instant he led is. तो क्वेश्चन ये है कि एक आदमी है जिसका वेट है 60 kg और रेस्ट में प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। ही जंप अप वर्टिकली ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, मतलब जहां खड़ा है वहां से सीधे ऊपर 1 मीटर कूदता है। द प्लेटफॉर्म एट द सेम इंस्टेंट मूव्स हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड विद द रिजल्ट द मैन लैंड्स 1 मीटर बिहाइंड द पॉइंट। तो प्लेटफॉर्म क्या होता है, आगे की तरफ मूव होता है, जिससे कि आदमी जो जहां उछला रहता है 1 मीटर ऊपर, वो 1 मीटर पीछे हो जाता है। तो हमें ये बताना है कि आदमी जब ऊपर कूदा तो आदमी के थ्रू कितना काम हुआ। 300 जूल, 150 जूल, 60 जूल, 0। आदमी के थ्रू कितना काम हुआ जब तक वो लैंड पे आया, उससे पहले कितना, जब तक वो हवा में था तो कितना काम किया। तो इसका आंसर है 600 जूल। उसका सलूशन देख लेते हैं कैसे 600 जूल हुआ। तो देखो क्वेश्चन में दिया है आदमी का मास कितना दिया है 60 kg, और आदमी के थ्रू कितना डिस्टेंस कवर किया गया जब वो ऊपर कूदा, तो 1 मीटर, ये भी दिया है। हमें फाइंड ये करना है कि द वर्क डन बाय हिम व्हेन ही लैंड्स ऑन प्लेटफॉर्म। हमें फाइंड करना है द वर्क डन बाय हिम व्हेन ही लैंड्स ऑन प्लेटफॉर्म, जब वो प्लेटफॉर्म पे, मतलब ऊपर से प्लेटफॉर्म पे जब लैंड होता है, आता है नीचे, उस समय का कार्य, कितना कार्य हुआ। तो इसमें हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फार्मूला होता है कार्य इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको शॉर्टकट में W इक्वल टू F इंटू FDP बोलते हैं। तो अब F इक्वल टू फोर्स इक्वल टू हमें पता भी है कि mg होता है। जो आप ऊपर रहोगे, नीचे से ग्रेविटी जब खींचेगी तो उसमें फोर्स जो लगता है आपको नीचे खींचने का, वो mg लगता है। तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करना है, m का 60 दिया है, g का ग्रेविटी का यहाँ 10 लेकर चलेंगे, और डिस्टेंस कितना ऊपर गए थे 1 मीटर हमने तय किया था। तो वर्क हमारा कितना हुआ 600 जूल। तो अगला क्वेश्चन है, ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2 मीटर इज केप्ट ऑन ए टेबल सच दैट ए लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर हैंग्स फ्रीली फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल। The total mass of the chain is 4 kg. What is the work done in pulling the entire chain on the table? मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 2 मीटर का चैन है जिसे कि हम टेबल पे रखे हैं, जिसमें से 60 सेंटीमीटर लटक रहा है फ्रीली टेबल पे, और चैन का टोटल मास कितना है 4 kg। तो उस समय जो चैन लटक रहा है, तो जो आधा लटक रहा है, मतलब कि 60 सेंटीमीटर छोड़ के, और पूरा चैन जितना उस पे है टेबल पे है, तो उसको जब हम खींचेंगे नीचे की तरफ तो उस समय कितना वर्क डन होगा, हमको ये बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने, सॉल्व करो रोक के, वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी लेकिन क्वेश्चन जो है एकदम इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एक आता है SSR में, तो इसका आंसर होगा 3.6 जूल। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन है मास ऑफ द चैन लाइंग फ्रीली फ्रॉम द टेबल। जब टेबल से मतलब अलग जो लटक रहा है उसका जो मास है चैन का, वो है m इंटू I/L। तो मास कितना है जो फ्रीली लटक रहा है, तो टोटल मास कितना है उसका चैन का 4 kg है, और I 4.6, और लेंथ कितना लटक रहा है 2, पूरा लेंथ कितना है 2 मीटर। The distance of the center of the mass of chain from the table, तो ये कितना हो गया 1/2 इंटू 0.6 मीटर।
तो इसको मल्टीप्लाई किए 0.3 मीटर, तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर मास, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ चैन फ्रॉम द टेबल, तो टेबल से सेंटर से, तो सेंटर ऑफ मास कितना हुआ उसका चैन का 0.3 मीटर हुआ। तो वर्क डन कितना हुआ उसको खींचने में mgh का फार्मूला लगा देंगे। मास कितना हो गया था यहाँ फाइनली 1.2 kg जो लटक रहा था, इंटू 10 ग्रेविटी जो लग रही है नीचे से 0.3 वो उसका हाइट है, इक्वल टू 3.6 जूल। आ गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ 20 kg इज इनिशियली एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर above the ground. It is lifted to a height of 2 meter from the position. Its increase in potential energy is, मतलब कि एक क्वेश्चन ये दिया है कि एक मास है, एक बॉडी है जिसका मास है 20 kg और 3 मीटर वो हाइट इनिशियल पोजीशन पे है ग्राउंड से ऊपर, और उस पोजीशन से 2 मीटर और हम उसको ऊपर लेके चले जाते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना इंक्रीज करेगा? 100 जूल, 100 जूल, 392 जूल, 60 जूल, -100 जूल, इनमें से क्या होगा? तो इसका सोल्यूशन आंसर है 392 जूल। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जब भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है वो तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, जो फाइनल एनर्जी रहती है उसमें से इनिशियल एनर्जी को माइनस कर देंगे तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। तो हमारा इनिशियल जो फाइनल एनर्जी थी, जो कि हम पहले कितने पे थे, पहले 3 मीटर पे थे, वहां से 2 मीटर ऊपर लगे तो टोटल हमारी हाइट कितनी हो गई? 5 मीटर हो गई, 5 मीटर हो गई। तो ये हमारा 5 हो गया, और ये 9.8 हमारी ग्रेविटी है, और 20 जो हमारा मास का वजन है। तो इनिशियल में कितना था, पहले कितने हाइट पे था? 3 पे, और उसका ग्रेविटी कितनी लग रही थी उस पर? 9.8, और वही था जिसका 20 kg मास है। तो दोनों को मल्टीप्लाई किए, फाइनल माइनस इनिशियल किए, तो निकला हमारा 392 जूल। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जो AA SSR में आपकी हेल्पफुल होंगी। तो अगली वीडियो है, अगला क्वेश्चन है, द वर्ड साइंस ओरिएंटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ब सेंटीना मीनिंग। तो जो वर्ड हमने साइंस का सुना है ये ओरिएंट हुई है, ऑर्गेनाइट हुई है ये सेंटीना लैटिन वर्ड से, तो इसका मतलब क्या होता है? ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है सेम क्वेश्चन पूछ दे लेकिन पूछेगा। तो इसका आंसर होगा टू नो, और डिस्क्रिप्शन में हम आपको बता रहे हैं, सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी जो जो आपको चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फेनोमेनन आर डेल्ट विद बाय। इनमें से कौन सा फिजिक्स जो होता है, 4 प्रकार का फिजिक्स होता है हमारा पार्ट, 4 फिजिक्स में हमारा फिजिक्स डिवाइड होता है, न्यूटन मैकेनिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, अप्लाइड मैकेनिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में। तो इसमें से फेनोमेनन आर ड्यूल्ड जो होता है, मॉलिक्यूलर फेनोमेनन आर ड्यूल्ड किससे रिलेटेड होता है? एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फेनोमेनन आर ड्यूल्ड किससे? न्यूटन मैकेनिक्स से, फ्लूइड मैकेनिक्स से, अप्लाइड मैकेनिक्स से, क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसका आंसर क्वांटम मैकेनिक्स से। अगला क्वेश्चन है, वेव पिक्चर ऑफ लाइट फेल टू एक्सप्लेन। तो जो वेव पिक्चर होता है उसको, लाइट का वेव पिक्चर ऑफ लाइट, लाइट का जो वेव पिक्चर होता है उसको एक्सप्लेन करने में कौन इसमें से फेल्ड हो जाता है? द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इसका आंसर है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, जो होता है लाइट के वेव पिक्चर को एक्सप्लेन करने में फेल्ड हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम डायमेंशन। इनमें से किसका जो है कि डायमेंशन सेम है? स्पेसिफिक हाइट एंड लैटेंट हीट, इम्पल्स एंड मोमेंटम, सरफेस टेंशन एंड फोर्स, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। इनमें से किसका जो है कि डायमेंशन सेम है? तो आंसर है इम्पल्स और मोमेंटम का जो है कि डायमेंशन सेम है। और देखते हैं कैसे क्या होता है। तो लीनियर मोमेंटम जो होता है, और लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। आपने सुना होगा मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम इक्वल टू होता है, और वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन हो गया L/T हो गया, जिसको आप बोल सकते हैं LT इनवर्स भी। तो लीनियर मोमेंटम का हो गया, मास का हो गया m, और वेलोसिटी का हो गया MT इनवर्स। तो सो डायमेंशनल फार्मूला लीनियर मोमेंटम का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो हो गया हमारा m1 L1 T इनवर्स। और यही सेम जो होता है इम्पल्स का भी होता है, और इसका जो होता है SI यूनिट जो होता है लीनियर मोमेंटम का kg मीटर पर सेकेंड होता है।
तो अगला क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये जो क्वेश्चन है ना, इनमें से एक क्वेश्चन पूछेगा, और बेसिकली जो मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन में यहाँ ऑप्शन में, और जो मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ इसमें से एक पूछ लेगा। डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, सोचिए और बताइए। तो इसका आंसर होगा ml² t पे -2। देखते हैं कैसे। काइनेटिक एनर्जी का पहले नंबर का जो डिफिनेशन होता है, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और डायमेंशन ऑफ फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी जो होता है ml² t -2 होता है। SI यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होती है जूल होती है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। और आपको बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में आपको हर एक वीडियो मिल जाएगी, और लाइक और सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हम वीडियो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लाते हैं आपके पास डायरेक्टली मिल जाए और आपको नोटिफाई हो जाए और आप तुरंत देख लें वीडियो। तो अगला क्वेश्चन है द एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड अपॉन द रिलेटेड ऑफ चेंज ऑफ द। तो जो एंगुलर वेलोसिटी होती है इनमें से किस पे डिपेंड होती है जब इनका रेट ऑफ चेंज होता है। रेट ऑफ चेंज होता है एंगुलर एक्सेलरेशन पे, एंगुलर डिस्टेंस पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे, टार्क पे। तो इसका आंसर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है इसका हम बता दे रहे हैं कि डायमेंशन क्या होगा, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल है। एंगुलर एक्सेलरेशन आप देखिए, इसमें से एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टार्क का डायमेंशन आप देख लीजिए, बेसिकली ये पूछ रखता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एन एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन का जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो रेडियंस इन डायमेंशन पहला नंबर की जो रेडियंस होता है वो डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, भी याद रखिएगा। बहुत बेसिकली मैं बता रहा हूँ, यहाँ रेडियन का डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई डायमेंशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होता है टाइम का -2 होता है, टाइम का पावर -2, t का -2। और अगला क्वेश्चन है ए बॉडी मैक्स ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 मीटर ड्यू ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट O and the max displacement of 3 meter due north, its resultant displacement from 0। तो इसका ये क्वेश्चन है हिंदी में, और इसको ये बता रहे हैं ए बॉडी मैक्स ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 मीटर ड्यू ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट O। मतलब कि एक बॉडी है, एक पॉइंट O से डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर ईस्ट की तरफ है, ठीक, जा रही है। एंड देन मैक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो एंड 4 मीटर वहां से ईस्ट की तरफ जाने के बाद वहां से फिर 3 मीटर जो है कि अपना डिस्प्लेसमेंट बना रही है नॉर्थ की तरफ। उसके बाद तो ओ जहां ओ है वहां से उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमको बताना है। 7 मीटर, 7 मीटर, 1 मीटर, 5 मीटर, 1.25 या 2 मीटर। ये मत आप इंग्लिश में डरा करो कि इंग्लिश में पेपर है तो आप नहीं कर पाओगे, कर लोगे यार, इतना ईजी में इजीली आपको समझा दिया। तो इसका आंसर है 5 मीटर। देखते हैं कैसे आया। When you draw this on paper, we will find that it is forming a right angle triangle। जब इसको पेपर पे बनाएंगे तो एक पाएंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। मतलब O था, यहाँ से इधर गए ईस्ट, फिर इधर आए, इधर आ गए, तो ये क्या बन गया, एक राइट ट्रायंगल बन गया। Therefore, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम सीधा लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम प्लेसमेंट लगा देंगे। ये स्ट्रेट लाइन सो डिस्प्लेसमेंट विल बी द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, C = √a² + b² होता है। तो यहाँ हमने लगा दिया 3² + 4² = डिस्प्लेसमेंट। यहाँ मैग्नीट्यूड का मतलब होता है स्क्वायर, और स्क्वायर ऑफ 9 + 16 का स्क्वायर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये नेगेटिव नहीं होता है, दूरी जो होती है नेगेटिव नहीं होता, ठीक। तो इसलिए इसको हम इसमें रखे हैं मॉड्यूल में। तो इसका आंसर 5 हुआ। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट जो होता है पहला नंबर की वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। सो इट्स मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय डिस्प्लेसमेंट। ये जो है ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड में, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ऐसे क्वेश्चन हम अब एक्सप्लेन करेंगे पूरा सोल्यूशन के साथ। आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन आपको सारी वीडियो मिलती रहेगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और 10-10 क्वेश्चन डेली ऐसे ही करते रहेंगे, अच्छे क्वेश्चन, तो आपका रेडी हो जाएगा। आज 3 चैप्टर को कवर किया था मैंने, डायमेंशन वाले चैप्टर को, काइनेमेटिक एनर्जी को, काइनेमेटिक और वर्क एनर्जी को, और ऐसे ही सारे चैप्टर हम कवर करते रहे।